Krishna. A very good afternoon to all of you. I invite you to a brand new session of Thursday Talk today. And we have a very interesting topic today to discuss. हमारे साथ है आज की हमारी स्पेशल स्पीकर, हमारी गेस्ट रेवती देशपांडे जी, और उनके साथ हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। द टॉपिक इज कल्चर एंड मेंटल हेल्थ। ये डिस्कस क्यों करना ऐसा मुझे महसूस हुआ जब मेरी रेवती से बात हुई थी। हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करना चाह रहे थे इस थर्सडे टॉक सेशन के माध्यम से, क्योंकि ये एक डिबेट का विषय है। जब हम मॉडर्न जनरेशन से बात करते हैं, जब हमने अपने पहले की जनरेशन के इंस्ट्रक्शंस को के क्रिएट किए गए ट्रेडिशंस को फॉलो करने की पूरी कोशिश की है, उस बीच हम आज इस विषय को थोड़ा साइंटिफिकली या थोड़ा मेंटल हेल्थ के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि सबसे ऊपर हमारी हेल्थ, तो क्या ये सारी परंपराएं जो हमें या हमारे आजकल की जनरेशन को जो एक बेड़ी बेड़ी नुमा लगती है, बेड़ियां होती है ना जो हमें पकड़ कर जकड़ कर रखती है, ऐसा हमें महसूस होता है, तो क्या यह वह है या सही में हमें इनसे हमारे जीवन में उपयोगिता महसूस होती है? कोई भी तरह से क्या यह हमें ड्रेन करती है या हमारी लाइफ को एनरिच करती है, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को सुंदर से एक्सपीरियंस को उनमें योगदान देती है? तो इसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन आवर लाइफ विथ रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ? क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं थर्सडे को। वी हैव come up with different topics so far. We have had many sessions with different speakers, और हम आखिर में हमारा मन, हमारी मानसिक, हमारा स्तर जीवन का बेहतर होने से हमारे सभी क्षेत्र में जो सफलता है या जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि हाँ एक संतोष हमें मिलता है कि हम हमारे लाइफ का जो क्वोशंट है, जो फुलफिलमेंट क्वोशंट है, हैप्पीनेस क्वोशंट है, वो हमेशा हम हाई रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये कल्चर इस हैप्पीनेस क्वोशंट को बढ़ाता है, उसमें योगदान देता है, या सिर्फ ये हमें और ज्यादा परेशान कर देता है? क्या ये परंपराएं, ये सारी जो उत्सव है, ये फेस्टिवल्स है, क्या ये हमें और सुपरस्टिशन की तरफ ले जाती है? क्या ये हमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की तरफ ले जाती है? क्या ये सब कुछ हमें बहुत ज्यादा खर्चे की तरफ ले जाती है? क्या ये सब कुछ हमें बहुत ज्यादा हमें बांध के रख देती है कि हम कुछ और नहीं कर पाते हैं? तो क्या यह बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस पहलू को और इस पहलू को बैलेंस करें? लेकिन हम बैलेंस करने की कोशिश तभी करेंगे जब हमें पता हो कि ये उस लायक है या इससे सही में बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट। तो इस एस्पेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें हमने ये टॉपिक आज लिया है और थर्सडे टॉक में, और हमारे साथ हैं हमारी स्पीकर रेवती देशपांडे जी जो नागपुर से हैं, एंड शी इज काउंसलर, शी इज स्पिरिचुअल कोच, शी इज लाइफ कोच, शी इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर है वो। और वैसे इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है दैट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके बारे में हम जरूर आज बात कर लेंगे। हमने कोशिश की कि पिछले 2 सेशन में हो, पर हमारे डिस्कशन लंबे चल रहे थे। आज हम रेवती जी से सेशन के आखिर में जानेंगे व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और फिलहाल हम पहुंचते हैं अपने विषय पर। हम लोग सभी स्वागत करते हैं रेवती जी आपका फॉर दिस सेशन, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस विद यू दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। यस, जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्ते। तो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट।
अभी आ रही? अभी? नहीं। अरे एक सेकंड। यहाँ से तो सब ठीक है। मैं फिर से ज्वाइन करूँ क्या? आपका इंडियन कल्चर और ये हमारी मानसिक सेहत के लिए इसमें बहुत तरीके से, हर तरीके से हमारे इसमें कल्चर में हमारी मानसिक सेहत का ख्याल रखा गया है। ऐसा हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये हमें हेल्प करता है टू एनरिच, जैसे अभी रानी जी ने कहा कि एनरिच करने के लिए, और हाउ टू कोप अप विद लाइफ एंड जिंदगी के जो चैलेंजेस है इसको आसानी से और इससे कोप अप करने में हमें कैसे हेल्प करता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें एक मेन इशू, एक मेन पार्ट है ज्याला आपण मराठीमध्ये पाठीचा कणा म्हणतो, रीढ़ की हड्डी, वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फैमिली सिस्टम। तो हमारी फैमिली सिस्टम ये दुनिया के कितने जगह पे ऐसे फैमिली सिस्टम चलती है, और उसमें से मुझे लगता है हमारी फैमिली सिस्टम इज द बेस्ट फैमिली सिस्टम, ऐसा मुझे लगता है। कि जैसे हमारे फैमिलीज में देखा गया है, अभी आज तो व्यवसाय या और भी नौकरियों के कारण शायद बच्चों को कहीं बाहर जाना पड़ता है, पर जॉइंट फैमिली ये इंडियन कल्चर का एक ऐसा अविभाज्य भाग है कि उसके बगैर इंडियन कल्चर की बात ही पूरी नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ पे देखा, हम सब इस चीज का अनुभव करते हैं कि हमारी फैमिली आज भले ही थोड़ी बहुत छोटी हो गई हो, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहना ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हम सब ही देखते हैं हमारे घर में सास ससुर है, कईयों के घर में उनके उनके भी सास ससुर रहते हैं, तो तीन तीन चार चार पीढ़ियां हम साथ में रहते हैं। तो ये इसका फायदा हमें ये मिलता है कि बहुत आजकल एक शब्द बड़ा सुनाई पड़ता है, दैट इज एम्प्टीनेस सिंड्रोम। ये एम्प्टी इज खाली, नेस्ट हमारा घर, और सिंड्रोम हमारा घर खाली होने के बाद, या कई बार तो हमारा घर खाली हो जाएगा इस कल्पना से ही हम लोग हिल जाते हैं। पर ऐसा है कि इसके पहले जो हमारी फैमिली सिस्टम थी उसमें ये कम देखने को मिलता था या नहीं मिलता था। जैसे किसी के किसी के गांव में एजुकेशन का अच्छा व्यवस्था नहीं है तो वो लड़का बच्चा किसी दूसरे के घर में पढ़ने के लिए जाएगा, तो उसको भी आउटकास्टेड कभी उसने फील नहीं किया। तो और फैमिलीज बड़ी होती थी, समझो किसी की बेटियां शादी होके गई, किसी के घर में बच्चे कम है तो भी चाचा चाची रहते हैं, और जॉइंट फैमिलीज होने के कारण, घर में सदस्य होने के कारण वो घर कभी खाली नहीं होता था। तो ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हमें लोगों के साथ रहना चाहिए। आज ऐसा हो गया है कि घर तो है पर घरों में लोग ही नहीं है, और फैमिली सिस्टम जो हमारी जॉइंट फैमिली है वो कहीं ना कहीं टूटने के पीछे कारण ऐसा होता गया कि एवरीबडी वांट्स हिज और हर स्पेस। पर आज ये स्पेस के नाम पे हमारे घरों में वैक्यूम तैयार हो गया है। मेरे पास जो काउंसलिंग की केसेस आती है आफ्टर 40, जो लेडीज होती है 40-45 के बाद, उनमें एक ये भावना आ जाती है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, 12वीं में है या 10th में पास हो गया है या ग्रेजुएशन है, कुछ कर रहा है, वो घर छोड़ के जाने वाला है। तो या बेटियां भी एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, तो घर खाली हो जाते हैं। बड़े बड़े घरों में सिर्फ एक हस्बैंड एंड एक वाइफ रह रहे हैं। तो ये क्या हमें स्पेस दे रहा है या हमारे जिंदगी में वैक्यूम क्रिएट कर रहा है? तो
और एक फैमिली का और एक कंसेप्ट ऐसा है कि हमारा फ्रेंड सर्कल जो होता है दैट इज अवर एक्सटेंडेड फैमिली। तो बहुत बार जैसे आजकल ये रिवाज नहीं रह गया कि उठ के हम किसी के घर में चले गए, तो हमारे घर में भी कोई आता है तो हम ये कहते हैं कि नहीं भैया फोन करके आओ, दैट इज ओके एंड दैट इज ऑल्सो गुड। पर जो मेरे बचपन में आस पास पड़ोस में हम रह के जो बड़े हुए हैं वो सिस्टम आजकल नहीं दिखता है। जैसे हमारे घर में वो टाइम पे नया नया टीवी आया था, तो when I was 12-13 years old, तब वो रामायण महाभारत जो चलता था, तो हमारे घरों में दो ही घर में टीवी था, आजू बाजू के सारे लोग आके बैठते थे, तो रामायण और महाभारत देखना यानी इट वाज लाइक अ सेलिब्रेशन। सैटरडे संडे हमारे ये सभी ने हमने अनुभव किया है, सैटरडे संडे जो मूवीज होती थी टीवी पे, तो वो भी देखने के लिए आस पास पड़ोस के अंकल आंटी उनके बेटे ये सब आते थे। तो ये सब में इतना अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा कि पड़ोस यानी या फ्रेंड सर्कल यानी दे आर अवर एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये भी कंसेप्ट शायद कहीं गुम होता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमारे जिंदगी में स्पेस का पता नहीं पर वैक्यूम भरता चला जा रहा है, और इसके कारण हमें अब देखिए आजकल ऐसा लगता है कि हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि उनके जिंदगी में खालीपन है। तो लेकिन हम जुड़ तो इंसानों से रहे हैं ना, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए कुछ भी हो जाए, इंसानों की जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें हमारी फैमिली सिस्टम, अगर हमारी फैमिली छोटी है तो हमारे कजिन्स है, हमारे आस पास पड़ोस के लोग हैं, तो हमें इंसानों को जोड़ के रखना है और हमें उनसे जुड़े रहना है। अगर हम इंसानों से जुड़े रहेंगे तो हमारी दिक्कतें, जो इमोशनल हमारी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, वो वैसी पूरी होती जाएंगी। तो फैमिली सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान हमारे मेंटल हेल्थ में रहता है, और इसी का विचार करके मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में धर्म यानी बिहेवियर का तरीका जो है उसमें जॉइंट फैमिली को इतना महत्व दिया गया है। इस मामले में एक चाइना की बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। चाइना में ऐसा था कि एक बच्चा उन्होंने किया था कि कंपलसरी किया था गवर्नमेंट ने, एक बच्चे के ऊपर आपको बच्चा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसमें शेयरिंग का एटीट्यूड ही खत्म हो गया है। घर में सिर्फ वो अकेला बच्चा या बच्ची जो भी है, तो वो उसमें वो शेयरिंग का एटीट्यूड खत्म हो गया था। इसलिए उन्होंने बताया कि चलो आप ऐसे जगह रहो फैमिलीज मिलके कि जहां आपके बच्चों को खेलने के लिए कोई मिले। तो साथ साथ जो बच्चे बड़े होते हैं और उनकी जो मानसिक दृष्टि से जो डेवलपमेंट होती है वो अकेले बच्चे की नहीं होती। बच्चे शेयरिंग की एटीट्यूड उनमें आती ही नहीं है। शेयरिंग हो या बाकी भी जो डेवलपमेंट होती है, हम भी हमारे उम्र के लोगों के साथ ही बैठना गप्पे लड़ाना पसंद करते हैं। इट इज सेम विद द किड्स। सो फैमिली सिस्टम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर कल्चर, और उसके फायदे बहुत ज्यादा है जॉइंट फैमिली के। लेकिन हाँ कुछ चीजें होती है कम ज्यादा अनबन भी होती है, लेकिन इसमें फायदा ज्यादा है, और साथ में रहने में ही अपनी सेहत का भी राज है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे साथ है। एक चीज मैं आपके आगे, और जो आगे का जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आगे का एक पॉइंट ऐसा है कि हमारे फेस्टिवल्स, फैमिली के साथ जो हमारे फेस्टिवल्स है वो भी हमें ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करते हैं। एक तो चीज है कि फेस्टिवल्स आते हैं तो इकोनॉमी को भी चालना मिलती है, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है कि जैसे मूर्तियां बनती है वो बिकती है, और जैसे अभी दिवाली आएगी तो दिवाली में जो दिए बाकी
सब जो बिकता है तो उससे जो लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो इससे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज फेस्टिवल्स में ये है कि जैसे मराठी लोगों में नाग पंचमी होती है, या अभी गणपति जी बैठे थे सबके घर में। तो ये जो है हमारा नाग पंचमी और अभी पोळा होके गया, मराठी लोगों में जो सेलिब्रेशन होता है पोले का, वो पोले का सेलिब्रेशन जो होता है, तो हमें ये वही बताते हैं कि जिस बैल से हम साल भर काम लेते हैं, अगर उसके लिए भी हमने एक दिन रखा है, उसको भी हम उस दिन पूछते हैं, जो भी पूरन की रोटी है, जो भी खाना जो हम खाते हैं, और उसको हमारे घर का सदस्य माना जाता है। एक ये पॉइंट है। दूसरा ऐसा है कि नाग पंचमी, हम मराठी लोगों में जो नाग पंचमी होती है, तो नाग जैसा भी जो प्राणी है, इतना जिसे कह सकते हैं छोटा प्राणी है जो भी है, लेकिन हमने उसकी भी पूजा होती है। और ये कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स सारे कम्युनिटी में हमारे इसमें रखे गए हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से लोग हो। तो फेस्टिवल्स के बहाने इसमें हम जो एनिमल्स का पूजा करते हैं, जो जानवरों की, तो हमें यही उसमें से सीख मिलती है कि जानवर है तो क्या, उसमें भी भगवान का रूप है, वो भी भगवान का ही अंश है। तो ये चीज हमें उसमें हमारे कल्चर से ही ये चीज मिलती है। जैसे ये जो चीजें होती है, वो हम लोगों में बचपन से इंकलकेट करती गए हैं कल्चर के थ्रू, या हमारे घर में जो होता है। ये फेस्टिवल्स में हम लोग, जैसे मैंने अभी बोला कि इंसान को रिप्लेस करने की कोई, यही यानी उसको रिप्लेस हम कर ही नहीं सकते। फेस्टिवल्स में अगर हम दिवाली है, दिए भी जला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर में खाने का बना भी है, लेकिन अगर वो चखने के लिए इंसान नहीं है, तो आप अपनी खुशियां किसके साथ बांटोगे? तो फेस्टिवल्स के थ्रू भी हमें यही सब, हम जो साथ में आके सेलिब्रेट करते हैं, उसकी रंगत और बढ़ जाती है। तो यही चीजें हमें हमारे कल्चर के थ्रू समझाई जाती है कि यू कांट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग। तो एक चीज हमारे फेस्टिवल्स के इसमें से हमें मिलती है। दूसरा एक बहुत बढ़िया चीज हमें इसमें से मिलती है, जैसे अभी गणपति विसर्जन, गणपति जी बैठे थे और उसके बाद 10 दिनों के बाद किसी के घर में 5 दिनों के बाद गणपति जी का हम विसर्जन करते हैं, या जैसे देवी का नवरात्र होता है तब भी 90 दिन हम देवी का विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अटैच हो जाते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई केस आती है, तो हम बहुत बार उनको समझाते हैं कि आप ये चीजों को डिटैच होके देखिए, किसी के साथ कितना इन्वॉल्व होना। अगर हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम रिश्तों में उलझ जाते हैं, या उस इंसान के जाने का, हमारे साथ ना रहने का हमें दुख होता है। तो हमारे फेस्टिवल्स भी हमें यही बतलाते हैं कि आप डिटैचमेंट सिखाते हैं। 10 दिनों के बाद जब गणपति जी का विसर्जन हो जाता है, तो सच में घर खाली हो जाता है। जो रोज की एक आदत रहती है सुबह शाम आरती करने की, प्रसाद नैवेद्य जो भी रहता है, लेकिन वो जब खत्म हो जाता है, तो जिंदगी में एक तरह का खालीपन आ जाता है। तो हमारे त्योहार हमें यही सिखाते हैं कि आप डिटैच होना सीखो। इसके इसके ऊपर एक मैंने बहुत सुंदर वीडियो भी देखा था। एक छोटी बच्ची थी, वो गणेश जी की मूर्ति को गले से लगा के लिपट के रो रही थी, और उसका कहना था कि गणेश जी का विसर्जन ना करो। तो हम जिंदगी में ऐसे ही जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, इनको हम ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। हम इनको, किसी इंसान को हमेशा के लिए तो छोड़ ही दीजिए, बाहर भी जा रहा है तो उसको हम जाने देने की हमारी इच्छा नहीं होती। तो हमारे त्योहार हमें यही सिखाते हैं कि डिटैच, अटैच रह के भी हम डिटैच रह सकते हैं। ये हमारे त्योहारों से हमें मिलने वाली सीख है। दूसरा हमारे इसमें एजुकेशन जो था, आज का एजुकेशन हमारा अलग है, लेकिन जो हमारे इसमें गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति में
जैसे बच्चे का जन्म होने के बाद वो 12-13 साल तक, 14 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहता था, और उसके बाद फिर वो बच्चा अपने पेरेंट्स को छोड़ के गुरुकुल में जाके एजुकेशन लेता था। तो अब हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि नहीं, तुमको ना थोड़ा हॉस्टल में रखना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए। जब हम घर में रहते हैं ना, तो जो घर में माँ बनाती है, जो खाने के लिए, अच्छा चलो ये पसंद नहीं किया, मैं ये बना के देती हूँ, वो बना के देती हूँ, तो शायद बच्चे भी उस चीज की उतनी अहमियत उन्हें नहीं रहती, वो अहमियत कम होती जाती है। तो और वाइस वर्सा, हमें भी थोड़ा सा बच्चों की शायद पास में रख रख के या साथ रह रहे के शायद वैल्यू कम हो जाती है। हमारे भी बच्चे जब बाहर जाते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, भले ही घर में हुड़दंग मचाते हैं, पर हमारी जिंदगी में रौनक जो है वो हमारे बच्चों की वजह से है, उनकी हुड़दंग की वजह से हमारे जिंदगी में रौनक है। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो था हमारा गुरुकुल में, फिर गुरुकुल में रह के जो सीखते थे, पूरा टाइम वो लोग वही रहते थे, लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है। लेकिन गुरुकुल में रहने के बाद अगर हम किसी के घर में भी जाते हैं, रिश्तेदारों को भी, तो भी हमारे बिहेवियर में एक तरह का परिवर्तन आ जाता है कि मैं कुछ मांगू या नहीं मांगू, मांगने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। तो उसी तरीके से बच्चे भी जब बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, जो थी पहले, वो काफी उसका योगदान रहा है हमारी संस्कृति में। लॉर्ड मैकॉय करके जो अंग्रेजों का राज था, तब जब यहाँ वो आए थे और उन्होंने उनके जगह अनुभव में उन्होंने लिखा है कि मैंने पूरे इंडिया का दौरा किया, मायना किया, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक भी इंसान अनएजुकेटेड नहीं है। तो और इनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है। तो अगर हमें इन लोगों के ऊपर राज करना है, तो हमें सबसे पहले इनका एजुकेशन सिस्टम और फैमिली सिस्टम तोड़ना होगा। और इन्होंने वही किया, और हमारे ऊपर 150 साल राज करके वो लोग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। और उन्होंने ये सिस्टम तोड़ के जो जो हमें एजुकेशन सिस्टम दी कि सिर्फ पढ़ो, लिखो और नौकरियां पाओ, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं था। वो काफी नायाब तरीका था किसी को एजुकेट करने का। सिर्फ एजुकेशन यानी किसी सिर्फ इंसान सीख रहा है स्कूल में जाके, दैट इज नॉट एजुकेशन। उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, उसे एजुकेशन कहा जाना चाहिए। एजुकेशन विथ कल्चर, वो हमारे गुरुकुल पद्धति में था, जो काल के इसमें कहीं खो गया है, लेकिन अभी भी कई कई जगहों पे ये गुरुकुल पद्धति चालू है, लेकिन ये काफी कम देखने को मिलता है। दूसरा चीज जो हमारे इसमें आता है, इसमें कैसा उसका ख्याल रखा गया है, तबीयत का भी ख्याल रखा है, मानसिक दृष्टि से तो ख्याल रखा गया ही है, लेकिन खान पान की भी जो चीजें है उसमें भी हमारा काफी संस्कृति में बहुत सारी चीजें बताई गई है। बहुत जगह से हम पढ़ते हैं कि अरे हमारा किचन ही तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। कितने सारे उपाय जो है, हमारे छोटी छोटी चीजें होती है, वो हमारे किचन से ही तो हमें मिलती है। और कितनी जो हमारे इसमें फेस्टिवल्स में जो खान पान या रेगुलर भी जो खान पान दिया गया है, उसमें भी बहुत सारी चीजों का हमारे हेल्थ का ख्याल रखा गया है। जैसे संक्रांत आती है तो हम तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। वो ठंड के मौसम में ये आता है, संक्रांत का फेस्टिवल। उस टाइम पे हमें स्किन ड्राई होती है, तो हमें तिल का तिल गुड़ के लड्डू और गुड़ गर्म होता है। तो ये सारी चीजों का हमारे इसमें ख्याल रखा गया है। लेकिन आजकल जो है इसका महत्व कम होते गया है कुछ सालों पहले, लेकिन अभी कुछ लोगों को इसका महत्व पता चल रहा है। तो लोग इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं।
जो बहुत जरूरी है हमारे संस्कारों में, जो लिखा गया है, जो बताया गया है, वो कर अगर हम उसी हिसाब से चलते रहे तो हर चीज का उसमें ख्याल रखा गया है। पर जो चीजें छूट गई वो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास है वो तो हम जरूर साथ में रख सकते हैं और उसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके कारण हम आज भी हमारे मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। तो और और ये किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्यों रानी जी, कुछ सवाल है, कुछ बताना है? बहुत ही सुंदर सत्र हुआ, थैंक यू सो मच रेवती दीदी। एक क्वेश्चन था मेरे पास, किसी ने पूछा था। हाँ आप सब भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। हमारे कल्चर का कोरोना के वक्त में संभालने में कुछ योगदान रहा है क्या? हाँ, ये सवाल बहुत सुंदर है। कोरोना के टाइम पे सब बहुत जगह, बहुत सारे देशों का जो परफॉर्मेंस था उससे हमारा परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छा था। तो इसके पीछे भी 2-3 रीजंस है। सबसे पहले तो जो मैंने अभी कहा कि हमारा खान पान, हमारे किचन में जो मसाले है, जो हल्दी है, अदरक या मीरा या जो ये चीजें हैं, उनके कारण हमारा रेजिस्टेंस बना रहता है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। उसके कारण हमें जो बाकी लोगों के हिसाब से हमारे यहाँ पे कोरोना का प्रकोप भी कम रहा। जब इफेक्ट हुए तो काफी हुए, लेकिन जो डॉक्टर्स ने भी बताया इसके कारण भी हमें काफी हेल्प मिली। और इसमें और एक चीज है जो मैं मुझे बताना, शेयर करने में बहुत अच्छा लगेगा। 2 तरीके के इंसान के इंटेलिजेंस होते हैं, एक होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो क्रिस्टल इंटेलिजेंस मतलब जो नॉलेज हमें, जो नॉलेज और एबिलिटी है उसके हिसाब से और एजुकेशन के थ्रू जो मिला है उसके हिसाब से हम लोग जो चीजें करते हैं वो इसमें आते हैं। और फ्लूइड इंटेलिजेंस में जो जैसे एबिलिटी टू यूज लॉजिक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसमें जैसे देखा जाएगा फ्लूइड इंटेलिजेंस इंडियन लोगों में बहुत ज्यादा देखा गया है। जैसे इसमें कैसा होता है ना कि एक कल्चर है हमारे इसमें कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं वो कहेंगे हम लोग थोड़ा सा पहले सेव करो। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना है और सैटरडे संडे पैसा खर्च करना है या एंजॉय करना है, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो एक तो ये चीज है, जैसे हम सभी के घरों में हम देखते हैं कि कोरोना के टाइम पे एक वक्त ऐसा था कि ना आप बाजार में सब्जी लेने के लिए जा सकते थे, गए तो भी बाजारों में सब्जियां नहीं अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जो मार्केट वेंडर्स है वो भी तो आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे थे। लेकिन उस टाइम पे हमारे सारे एक इंडियन घरों में ये सिस्टम है कि हम साल भर का गेहूं, चावल, दाल, तुअर की दाल या कुछ दालें घर में लेके रखते हैं कि कुछ ना हुआ, कुछ ना मिला तो कम से कम हमारे घर में खाने की व्यवस्था तो थी। बाद में जैसे चीजें अपने आप रिलीज होती गई, तो ये फर्क हम बाकी जो फॉरेनर्स है या यूरोपियन कंट्रीज में ये सब नहीं देखने को मिलता है। तो लेकिन ये इंडियन कल्चर में ये बहुत बड़ी चीज है जो हमने अनुभव की। दूसरी एक चीज ऐसी है कि हमारे इसमें और एक बहुत बड़ा इसका योगदान ऐसा है कि जैसे फेस्टिवल्स भी बोले, जैसे फेस्टिवल्स में भी जैसे हम पेड़ भी रहे, जैसे मराठी लोगों में वो वट सावित्री करते हैं, तो पेड़ भी रहे तो हम पेड़ों को भी भगवान का दर्जा देते हैं। और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम बड़ के पेड़ के आसपास जब प्रदक्षिणा लगाते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी में जो औषधि गुण आते हैं उससे पैरों में जो
चिकलियां या जो क्रैक्स होते हैं वो मिट्टी से वो क्रैक्स भर जाते हैं। ये एक इसीलिए हमारे जो त्योहार भी है, जो हमारे रीति रिवाज भी है और हमारी जो लाइफस्टाइल भी जो है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि घर में जो खान पान की चीजें जो हम स्टोर करके रखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे इस चीजों का हमें काफी अच्छा से एक्सपीरियंस आया और हमें इसमें से निकालने के लिए इन चीजों ने बहुत हेल्प किया है। मुझे एक चीज और शेयर करने की इच्छा हो रही है। जैसे मैं एक बार एक स्पीच सुनने गई थी, तो उन्होंने इतना, एक इकोनॉमिस्ट का स्पीच था, तो उन्होंने इतनी सुंदर चीज बताई थी कि अगर हमारे पूरे हाउस वाइफ का सोना हम निकाले तो हम वर्ल्ड बैंक का कर्जा उतार सकते हैं। शायद उन्होंने मजाक में भी कहा होगा, लेकिन हाँ, ये जो स्त्री धन करके जो चीज है, ये भी हमारे संस्कार का ही भाग है कि हम वो जो सोना जो खरीद के रखते हैं, सोना चांदी जो भी है स्त्री धन के नाम पे, घर में जब कोई प्रॉब्लम आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो ये स्त्री धन ही काम आता है। और इसीलिए ये सारे रीति रिवाज लगाए हुए हैं कि इसके कारण हमें जिंदगी मेंटल सेटिस्फेक्शन तो है ही ये फेस्टिवल्स के कारण या जो भी हमारे फैमिली सिस्टम है, लेकिन इसी के साथ अगर ये भी है चीजें, अगर हमारे पास हाँ कुछ भी हो जाए तो हमें भी पता रहता है कि नहीं, हमारे पास ये है, एक बैकअप रहता है। ये सिस्टम भी हमारे समाज में है जो हमें मेंटली शांत रखने में मदद करती है। ऐसा मुझे आपके साथ शेयर करना था। और कोई सवाल है, क्वेश्चन है और कोई? जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, रानी दी है जी, रानी। ये स्टेफी जी, जैसे आपने अभी बताया कि कल्चर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हाँ हमारी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए और उसको एक अच्छा हेल्दी स्टेट में मेंटेन करने के लिए। हाँ फेस्टिवल्स और कल्चर को प्रिजर्व करने की को प्राथमिकता देना और उस धरोहर को आगे तक लेके जाने में हमने मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। शेयरिंग हम सीखते हैं, एक धन्यवाद होता है कहीं ना कहीं, अगर हम कोई भी जो भी उसमें जो भी एक मैसेज होता है कोई हर एक फेस्टिवल में, तो हम कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड देते हैं, एक थैंकफुल रहते हैं और हम और ज्यादा पाने के पात्रता हम हासिल कर लेते हैं। इफ वी आर थैंकफुल, हमें और मिलने की हम अपेक्षा कर सकते हैं, हक रख सकते हैं, जो कि अदरवाइज इफ वी आर जस्ट मतलब अर्निंग, अपने कर्मा पे बेस्ड अगर हम अर्न कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं और थैंकफुल नहीं है या हम उसे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो अबेंडेंस हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो एक बहुत बड़ा जो आपने बताया उसको मैं बीइंग अ प्राणी किलर भी मैं अगर इस दृष्टिकोण से देखना चाहूँ और पिरोना चाहूँ इन मोतियों को, तो इस तरह से कि अगर हमें अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो ये शेयर करने में, देने में और धन्यवाद देने में निहित है। और सीजन्स के हिसाब से हम खान पान उन त्योहारों में करते हैं। हर त्योहार में जो आपने बताया कि प्रसाद हम उस तरह से ही रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम धरती से उगाई हुई जो भी हमारे धन धान्य है उसको हम इस्तेमाल करते, उपयोग में लाते हैं, और ताकि जो फार्मर्स जिन्होंने जो उगाया है जिस समय, उसका हम पूरी तरह से उपयोग कर पाए। और इसमें जो अलग अलग जीवों को हम धन्यवाद देते हैं, पूजा करते हैं, मतलब कि हम वी आर थैंकफुल क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, तब ये इकोसिस्टम चलता है हैंड इन हैंड। कोई भी जीव वेस्ट नहीं है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, चाहे वो कछुआ हो, चाहे कोई म्यूल्स हो, चाहे चूहे हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये सारी जीव है जितने भी, वो कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, नहीं तो वो जीव हमें परेशान कर सकते हैं। तो वो आपस में ही उनका साइकिल चलता है, और अगर वो ब्रेक हो गया कहीं ना कहीं, तो वो हमसे वो कनेक्ट होते हैं, और जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे सेफ्टी के लिए सही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सभी कुछ जो भी आपने बताया है वो
ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है दैट मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए एक अच्छी लाइफ में फुलफिलिंग हमारा रहे, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें एक बात जब हम बात करते हैं कि जब हम ये सारे उत्सव मनाते हैं या कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम जो भी कोशिश करते हैं, तो कहीं कभी अतिरेक हो जाता है, यानी कि अतिशयोक्ति हो जाती है, हम बढ़ावा देते हैं, ज्यादा लेन-देन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम दिखावा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम लाइटिंग यूज़ कर लेते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हम म्यूज़िक हाई वॉल्यूम में यूज़ करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम ऐसे उसमें मतलब ऐसे काम करते हैं जो इन्हीं सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, चाहे इकोसिस्टम हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे हमारा खुद का पर्सनल बजट हो, चाहे हमारे असली फीलिंग जो लेन-देन में जो एक असली एक खुशी होनी चाहिए जॉय ऑफ गिविंग, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी में एक ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या हम जब फेस्टिवल्स में और जब हम कोई चीज़ को मतलब 25 लोग को बुलाने की जगह जब हम 125 लोगों को बुलाने का सोचते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, चाहे वो गणपति प्रसाद हो कोई हो, तब हम डिस्पोजेबल्स यूज़ करते हैं। हाँ, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिस्पोजेबल हम यूज करते हैं, लेकिन ये डिस्पोजेबल यूज करने के लिए हमारे यहाँ आज डिस्पोजेबल नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पास जो पत्रावली हम लोग यूज करते थे या द्रोण यूज करते थे, वो पेड़ों के पत्ते से बने हुए थे। मैंने बीच में फेसबुक पे एक देखा था, जर्मनी में कहीं उसका बहुत तारीफ किए जा रहे थे, दैट इज ओके, कि उन्होंने झाड़ के पेड़ों के पत्तों से वो द्रोणावली पत्रावली और द्रोण और वो प्लेट्स बनाए थे। तो उन्होंने आज ये खोज के निकाला है। हमारे पास तो हम जब छोटे थे मंदिर में भंडारा में वगैरह जब खाना खाने जाते थे, तो हम लोग, तो आपको भी शायद याद होगा, हम वो पत्रावली में या द्रोण में ही खाना खाते थे और वो वही डाल देते थे जो बाजू में था, वो वैसे के वैसे वो झाड़ों के लिए खाद बन जाता था। हाँ, तो आज लेकिन डिस्पोजेबल के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के ग्लासेस यूज कर रहे हैं या पेपर के भी प्लेट यूज कर रहे हैं। तो वो झाड़ काट के हम पेपर बना रहे हैं और उसके बाद उसकी प्लेट बना रहे हैं। डिस्पोजेबल है, पर हम कहीं ना कहीं पेड़ों को आहत कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। इससे अच्छे हमारे जो पुरानी जो चीजें हैं हमारे पास, जैसे झाड़ के पत्तों से जो हम बनाते हैं, वो अगर हम वापस उस तरफ जाए तो इट विल हेल्प। जो इको फ्रेंडली है, जो या नेचर के साथ जो आजकल है कि नेचर को हर्ट मत करो, तो हमारे संस्कृति में ये बहुत पहले से बताया गया है कि चाहे जो भी पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो या सादा आम का पेड़ हो या कड़ू नीम के पत्ते का पेड़ हो, हमारे लिए यही हमें सिखाया जाता है हर इसमें कि इन सारी चीजों में भगवान का वास है। और इसीलिए हमारे इसमें जो यूज किया जाता है, वो हर चीज हम ये सोचते हैं कि जो हमने लिया है वो वापस नेचर को हम वापस कर रहे हैं। आपको एक चीज याद होगी कि जैसे अभी तो ये बच्चों ने नहीं देखा होगा, पर हमारे यहाँ जो ग्रोसरी आती थी, वो एक डोरे से बांध के आती थी, सफेद रंग का डोरा रहता था और उससे वो पेपर में लपेट के आता था। और हमारे मेरी नानी दादी थी, वो पूरा उसका जो धागा था वो उसका एक छोटा सा ऐसा बॉल बना के रखती थी और कहती थी कि नहीं, ये फिर से यूज में आएगा। और वो फिर से कोई चीज बांधने में, आज हम स्टेपलर लगा देते हैं, वो स्टेपलर की कितनी पीने वो स्टेपल्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो धागा था, ये घरों में ऐसा पड़ा रहता था और हमारे इसमें बताया ही गया है कि रीयूज, जितना हम यूज करेंगे उस चीज का री यूज करते जाएंगे, उतना ही हम नेचर से कम खींचेंगे। और शायद आज जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ये इसी का परिणाम है कि हमने आज तक इतना नेचर से खींच लिया है, इतना खींच लिया है कि आज नेचर भी बोल रहा है कि अब मेरे पास ये जो बारिश है, हवाएं है, ये जो ये इसके सिवा यही तुम्हारी पनिशमेंट है। शायद नेचर भी हमें यही बता रहा है। ये चीजें हमें हमारे कल्चर में बताई गई है,
लेकिन शायद वो वक्त के साथ कहीं गुम हो गई। और मुझे ये भी लगता है रेवती जी जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि हम जो भी कल्चर फॉलो करें, है ना? हमारे जो हमारे खुद के भी अगर हम अपने अगली जनरेशन से जब हमें बात करना है और अपने मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हम, या फिर एक वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, कोई भी अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि माहेश्वरी लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, सो वी आर फॉलोइंग लॉट्स ऑफ कल्चर, वी आर फॉलोइंग दैट ऑफ महाराष्ट्रियंस। लेकिन मतलब ये भी देखा जाता है कि हमें कल्चर भी पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर दैट डजंट मीन कि दे आर वेरी टू प्रैक्टिकल, दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल, बट जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो हर शास्त्र कहता है कि फॉरगिव करिए, तो आप शेयर करिए, आप गिफ्ट करिए, और ये सारी चीजें आपको शास्त्रों में जो है, मतलब कल्चर का विद्रूप जब होता है, कब होता है? जब हमें आलस आता है कोई भी चीज को शास्त्रोक्त परंपरागत फॉलो करने के लिए, जब हमें आलस आता है, जब हम बहुत ज्यादा जैसे यूज एंड थ्रो की बात करें तो हम हर चीज को ही हम बहुत क्षणभंगुर, मतलब बहुत ही ज्यादा ही टेम्पररी है ये ओहदा दे देते हैं कि हाँ हमारा कोई भी हमारा रिलेशनशिप है वो भी टेम्पररी है, हर चीज टेम्पररी है। बट कृष्ण भगवान ने जो टेम्पररी चीज बताई है और जो एक्चुअली जो हमें सालों साल और जन्मों जन्मों तक ये रिश्ते निभाने हैं, वो चीज अलग हो जाती है। ये चीज को भी समझना जरूरी है जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या यूज एंड थ्रो वाली बात करते हैं। तो कल्चर इज कल्चर, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल बीइंग्स। वो हमें बताते हैं कि कैसे इन वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को, हाई मेंटल एस्पेक्ट्स को हम कैसे ध्यान रखें ताकि हमारा मेंटल अच्छे से प्रिजर्व रहे, हम बहुत अच्छे से अपना मन लगा रहे। क्योंकि हमेशा मन लगाने के लिए किटी पार्टीज का यूज नहीं होना चाहिए। कल्चर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये प्रिजर्व जब हम करते हैं अपने कल्चर और ट्रेडिशंस, इसमें हम बहुत सारे लोगों को फीड कर रहे होते हैं। उसमें दान धर्म भी आ जाता है, उसमें जीवों को के प्रति ग्रैटिट्यूड हो जाता है, उसमें अर्थ के प्रति ग्रैटिट्यूड है। जैसे पोला बताया था अभी रेवती जी ने, तो जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे अनाज पहुंचाने में, उनके लिए ग्रैटिट्यूड है। तो वी आर हम्बल्ड, डाउन टू अर्थ रहता है। फ्रीडम फ्रॉम कल्चर एंड ट्रेडिशंस डज नॉट मीन दैट, शुड नॉट मीन, मतलब इसका अर्थ यह नहीं निकाले हम और हमारी आगे वाली जनरेशंस कि इनसे हमारा कुछ भला होने वाला है, या हम डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो करने से हमें ईज ऑफ लाइफ मिलता है। तो बोलते ना कि ऐसे भाई टेंशन मत दो, ऐसा ही कर, वैसा ही कर, ये कर, वो कर, नो, बिकॉज वन इज नॉट फॉलोइंग इट, फॉलोइंग द डिसिप्लिन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस। अगर वो सटल वे में बिना आवाज किए ही सिर्फ ऑब्जर्व करके अगर ये सब चीजें फॉलो करे, तो बहुत सारे मतलब अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी भी इस पे डिपेंड करेगी। हमको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, हमको सब चाहिए होता है, इंसान है, मन है अंदर में, तो सिर्फ पैसा और वीकेंड्स यही सब कुछ नहीं होता है। इसके साथ में हमको लोग चाहिए होते हैं शेयर करने के लिए। जब दुख है, दुखी है तब भी, और जब बहुत खुश हैं तब भी हमें शेयरिंग चाहिए होती है। और हमें इटर्नल, हम इटर्नली पॉजिटिव नहीं रह पाते, हम इंसान हैं। ईश्वर जो है वो दैट इज सोर्स ऑफ इटर्नल पॉजिटिविटी। तो हमें उससे कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा, ईश्वर से कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा अगर हमें पॉजिटिविटी अपनी बरकरार रखनी है। कभी लो फीलिंग होता है, कभी कुछ है, तो ये जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, इसमें हमने देवताओं को भी जो प्रमुख स्थान दिया है कि जिनके इर्द गिर्द हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, सीजन के इर्द गिर्द, देवताओं के इर्द गिर्द, तो ये इनसे हम पॉजिटिविटी ड्रॉ करते रहते हैं। तो अपना मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए तो हमें इन ईश्वर की ये बनाई हुई उनकी संतानें, मतलब एज अ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तो ये सभी कुछ इसका हमारे कल्चर का एक अभिन्न अंग है। हमारा कल, आज और आने वाला कल, यह भी कल्चर का एक हिस्सा बन जाता है। इस कल्चर को प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। मॉरल वैल्यूज को हम अगर स्ट्रिक्टली समझाएंगे तो सही नहीं है कि भाई ग्रैटिट्यूड रहो, बी थैंकफुल, तो हम डांट के नहीं बता सकते।
हम नागपंचमी या और भी कोई चीज के थ्रू, हमारे त्योहारों के थ्रू हम बताते हैं कि हाथ जोड़ो एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव रिसीव्ड। तो इन्हीं चीजों से ही कल्चर बना है, मतलब जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, जो मॉरल वैल्यूज है, उसी को सिंपल और ब्यूटीफुल वे में टू अवर मेंटल हेल्थ। यहाँ पर कोई अपनी अभिव्यक्त करना चाहता है, अपना कोई यहाँ पर मत रखना चाहता है, या और भी कुछ इनपुट्स देना चाहता है, क्वेश्चंस रखना चाहता है, दे आर वेलकम। मैं अनम्यूट कर सकती हूँ, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। लेट अस टेक इट टू लेट अस मेक इट एन इंटरैक्टिव, हाईली इंटरैक्टिव सेशन। हम सभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और अपनी अपनी बात को इफेक्टिव वे में रखना चाह रहे हैं। यू ऑल कैन प्लीज कंट्रीब्यूट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है जिसका ध्यान रखा जाए, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्रेस। आप बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पर, दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। अगली बार रेवती जी, जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में भी कहा कि आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था मैंने, यू आर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। हाँ, तो yes. हम जिस कल्चर की बात करते हैं, या हम अभी जैसे जो चल रहा है पितृपक्ष, तो ये हाँ. पितृपक्ष में भी हम ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर टू रिमेम्बर अवर एंसेस्टर्स। उनको Yes. हम कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड दे, हमारी जड़ों को। तो ये क्या चीज है, मतलब पास्ट लाइफ और पितृ, या ये कैसे क्या होता है, या पास्ट लाइफ कैसे रिग्रेशन जोड़ा जा जो सकता है? प्रोसीजर है इसका कुछ हेल्थ से रिलेशन है क्या? हाँ, तो जैसे रानी जी ने अभी पूछा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो रिग्रेशन करके हम पास्ट लाइफ के हमारे कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। पर इसका जैसे आपने बोला कि इसका सेहत पर, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है जब कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो। तो या फिर ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें तुरंत उसके साथ ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी इसके साथ बहुत अच्छी बनेगी। या कई कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं कि देखते यार मुझे पसंद नहीं आया। तो इन सबके पीछे कोई कारण होता है कि जैसे, और आज सब्जेक्ट भी अपना इंडियन कल्चर है, तो आजकल पीएलआर और इनके लिए बहुत बहुत बड़े बड़े नाम डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। लेकिन अगेन वही हमारा कल्चर कितना परिपूर्ण है कि पास्ट लाइफ हमारी इसके पहले जिंदगी थी, आज हमारी है और आगे भी रहेगी, ये कंसेप्ट हम एटलीस्ट हिंदुओं के लिए तो भी नया नहीं है। बाकी कोई रिलीजन के लोग मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन हमारे इसमें ये हमेशा कहा जाता है कि तुम्हारे कर्मों का फल, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो, एंड कर्म इज नॉट ऑलवेज इन कोट, कर्म मतलब बैड नहीं होता है। इट इज लाइक वॉट एवर वी आर डूइंग इज कर्म, हम जो काम कर रहे हैं वो कर्म है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका हमें उसके रिजल्ट या उसका जो भी है वो वापस आता है। तो ये बेसिकली हमारे इसमें, जैसे श्री कृष्ण ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो ये चीज जैसे डॉक्टर माइकल न्यूटन है, जैसे डॉक्टर ब्रायन विल्स है, इनकी जो किताबें है या इन्होंने जो संशोधन किया है, इसमें यही बताया है कि हमारी आत्माएं अमर है, सब हमारी आत्मा अमर है, हमारा शरीर भले ही नश्वर है। तो यही चीज पीएलआर में होती है। हमें जो हमारे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि किसी किसी को कोई शारीरिक तकलीफ होती है, बहुत सालों से दवाइयां लेके भी जिसका फायदा नहीं मिलता, तो ऐसे टाइम पे पीएलआर यूज किया जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इतनी सारी दवाइयां लेके भी जो ठीक नहीं हो रहा। तो बहुत बार तो ऐसे केसेस में हमें ये कनेक्शन देखने को मिलता है कि
इस बंदे का या इस व्यक्ति का पिछले जन्म में कोई ऐसा उसकी जिंदगी में हादसा घटा कि इसके कारण इस व्यक्ति की इस जिंदगी में, जैसे किसी किसी को पानी का डर लगता है बहुत, नहीं बाबा कुछ भी बोलो मैं स्विमिंग नहीं कर सकती, कुछ भी करो पानी से डर लगता है, तो ऐसे लोगों की जिंदगियों में पिछली जिंदगी में कुछ तो भी पानी का शायद हो सकता है, कई बार पानी में बह के मृत्यु हुई हो या डूब के मृत्यु हुई हो, पानी के अंदर जाके मृत्यु हुई हो, तो इंसान के इसमें वो प्रिंट्स रह जाते हैं आत्मा के ऊपर वो प्रिंट्स, क्योंकि ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो इसका कनेक्शन मिलता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो मेरे पास आए हैं, और अगेन वही बात कि हमारे कल्चर में ये चीज हमारे लिए कतई नहीं मिली है। हम बोलते बोलते भी ऐसा बोलते हैं कि हाँ लगता होगा मेरे पिछले जन्म का कोई, तो ये सारी चीजें PLR में हमें देखने को मिलती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो हम मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें मैंने ये सब देखा है। तो हम तो रेवती जी क्या पेन चला जाता है कि क्या रहता है अगर किसी को कोई तकलीफ है? दैट इज द मेन क्वेश्चन कि भाई जो आप PLR मतलब पास्ट लाइफ में क्या आप लेकर जाती हैं पेशेंट को, कैसे रहता है और इससे? हाँ, पास्ट लाइफ में पेशेंट को टाइम रिग्रेस करके हम लेके जाते हैं, और एक चीज जैसे रहती है कि मुझे ये चीज देखनी है कि मैंने ऐसे 2 केसेस देखी है जिसमें एक की खांसी टोटली रुक गई, जो 20 सालों से नहीं 40 सालों से उसके पैदा होने से चल रही थी, और एक केस में मैंने ऐसा देखा कि उस लेडी में जो अस्थमा था वो काफी हद तक कम हुआ, बट यस देयर आर ट्रिगर्स, यानी जो उसको हर महीने में हर 2 महीने में जो रिकरेंसेस होते थे वो कम हो गए उसके, कि एक बार वो मिलने के बाद जो वो ट्रॉमा अगर हम फील करते हैं वो उसमें जाते हैं तो काफी हद तक इसका फायदा होता है। या ऐसा भी होता है बहुत बार कि मुझे किसी खास कल्चर से लगाव है अगर, या किसी खास जगह से लगाव है, जैसे मैंने एक जन देखा है उसको इटली से काफी लगाव है, तो जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उसमें ऐसा ध्यान में आया कि वो लड़का यहाँ का था ही नहीं, ही इज फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, और वो देख नहीं पाया कि एग्जैक्टली कौन सा नेशन था, कौन सी कंट्री थी, बट ही वाज नॉट फ्रॉम इंडिया। तो उसका जो इंक्लिनेशन अभी भी वो बच्चे का यहाँ पूरी जिंदगी गुजारने के बाद 26-27 साल का उम्र है उसकी, वो रहने के बाद भी उसका इंक्लिनेशन यूरोपियन कंट्रीज या इटली में बहुत ज्यादा उसका इंक्लिनेशन है वो बच्चे का। तो कोई कल्चर या कोई जगह या कोई फोबियाज होते हैं, किसी किसी को क्लेस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को जैसे मैंने अभी बोला पानी का डर होता है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे सारे तो लाइफ टाइम हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो रिलेवेंट होते हैं वही लाइफ हम देख पाते। इसमें एक और कंसेप्ट है जीनोग्लेसिया करके, यानी अननोन लैंग्वेज में बात करना, कि जो एक ऐसा बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो औरत या वो बच्चा सडनली ऐसी भाषा में बात करता है वो जो भाषा उसको कभी सिखाई ना गई हो या उसके साथ बात भी ना की हो, लेकिन उसके जो प्रिंट्स रहते हैं वो प्रिंट वही रह गए, तो वो लैंग्वेज उनको बराबर याद आती है, और वो लोग वहां पे जाके जैसे कोई बंगाली भाषा में बात करता है, तो एक ऐसा भी होता है तो वो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि अटेंशन सीकिंग चल रहा है, लेकिन वो लेडी ने सारा बताया कि क्या क्या होता है। बंगाल में थी वो, तो बंगाल में कौन से एरिया में थी, 18th सेंचुरी की बात थी, उसकी डेथ कैसी हुई, उसका हस्बैंड कौन था, उसके बच्चे कौन थे, ये सारी चीजें वेरीफाई हो सकी, क्योंकि अभी तो 25 साल पहले की बात है जब वो लेडीज से मैं मिली थी, और उससे पहले 30 साल, तो 19th सेंचुरी में वो जाके 18th सेंचुरी में वो चीजें वो मिल सकी उन्हें। लेकिन अगर हम 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी की जो चीजें तब थी अब नहीं मिल सकती,
अंदर आ जाते हैं, चीजें बदल जाती है, जमीनी हकीकत बदल जाती है। वहां पे अफगानिस्तान की बात करेंगे तब हिंदुओं का राज था, अब हिंदुओं का राज नहीं है वहां पे। तो ऐसे बहुत सी चीजें बदल जाती है, लेकिन हाँ ये वेरीफाई किया जा सकता है, वेरीफाई होता है और उसके प्रमाण मिले। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम आप जब बताएंगे हम वो टाइम पे इसके ऊपर PLR के ऊपर एक सेशन बिल्कुल ले सकते हैं। यस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आप जो ये बता रही हैं। We would definitely like to know more and know more about the cases that you have done. Yes. पूजा जी, यस, आप कुछ पूछना चाहती हैं यहाँ पर? पूजा शर्मा जी। हाय, प्रणाम दी। हाँ, हाँ, प्रणाम। चलिए। नमस्ते मैम। मैम सेशन बहुत अच्छा लगा और ये वाला टॉपिक मुझे और ज्यादा इंटरेस्टेड लगा। बहुत अच्छा। मैं यही बोल रही थी कि ये वाला टॉपिक रखिएगा, क्योंकि मुझको भी फोबिया है ड्राइव से शायद, तो शायद Okay. कुछ मेरी आत्मा कुछ ऐसी रही होगी जैसा अभी आपने बताया। हाँ, हो सकता है। हाँ बताएंगे, हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। जी, रानी दी करिएगा ये वाला सेशन। यस यस, बिल्कुल। जी, तो बाकी मैम अरे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बताया। हाँ, रानी दी आप बहुत अच्छे अच्छे सेशंस रखते हैं, मुझे बस टाइम नहीं लगता। पूजा, आज टाइम मिला है तो मैं आ गई हूँ। अरे ये दूसरी दीदी भी दिख रही है, ये सुबह योगा में दिखते हैं मुझे। थैंक यू सो मच पूजा दीदी। जी थैंक यू दी। तो रेवती जी, इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ही डीप सीटेड पेन है, लॉन्ग टाइम पेन हाँ, है, तो हाँ, वो ये थेरेपी भी उसमें काम कर सकती है, हेल्प कर सकती है, यही हाँ, आपका बोलना है, राइट? सो बिल्कुल। दैट इज, तो ये डिस्टेंस पर भी होती है या आमने सामने ही होती है? देने वाले डिस्टेंस पर भी देते हैं, लेकिन मेरे पास जो केसेस आते हैं मैं प्रिफर करती हूँ कि 1-to-1 सामने रह के दे तो ज्यादा मुझे बेहतर लगता है। Yes, yes. Wonderful. आपको So this topic is reserved for the next session. Let us take it up. अभी पूजा दीदी ने कहा है, तो हम जरूर लेंगे। एंड मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक कॉन्फ्रेंस हाँ, अटेंड किया था मैंने लोनावला में अच्छा, एंटीनेटल केयर के ऊपर में, तो उसमें भी एक मैम है, उन्होंने बहुत ही डिटेल में बहुत सारी केसेस लेकर उन्होंने रिसर्च किया था पास्ट लाइफ पर। तो बट पास्ट लाइफ को हील करके आज की प्रेजेंट लाइफ में हमको फायदा मिल सकता है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ जान के भी हम क्या करेंगे ना, हमको आज की हाँ, लाइफ में, वर्तमान में अगर हमें उसका फायदा मिल रहा है, तो यस डेफिनेटली दिस इज वर्थ नोइंग एंड ऑल्सो ट्राइंग। वी विल गो विद द टॉपिक। तो आप लोगों को सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए आज इस सत्र में ऑन थर्सडे टॉक। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव वे में पार्टिसिपेट करिए नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू रेवती जी फॉर टेकिंग थैंक दिस यू सो मच, टॉपिक एंड सो ब्यूटिफुली। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक्स अ लॉट। और